हम लोगों ने लास्ट कहां तक था? जॉन सोर तक, ठीक है ना। अच्छा, जॉन सोर के बाद अगर हम लोग बात करें तो जॉन सोर के बाद अस्थाई आया था। अस्थाई कौन था? सर अलार्ड क्लार्क, ठीक है ना। और उसके बाद आया कौन? वेलेजली। ये जो भाई साहब वेलेजली है, ये कब आया था? 1798 में। और कब तक रहा है? 1805 तक रहा। ये जो भैया 1805 तक रहा है, 1805 में बताया था वापस कौन आएगा? कार्नवालिस। और 1805 में 5 अक्टूबर को कहां मरेगा? गाजीपुर में। कहां मरेगा? गाजीपुर में, ठीक है ना। तो ये जो वेलेजली है, सबसे पहले तो ये जो वेलेजली है, ये अपने आप को क्या कहता है? बंगाल का शेर कहता है। ये अपने आप को क्या कहता है? बंगाल का शेर। ये लेके आया था 1798 में। क्या लेके आया? सहायक संधि। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। अच्छा, ये सहायक संधि लेके आया, ठीक है ना। अच्छा, सहायक संधि लेने के साथ साथ सबसे पहले तो इसने जो अहस्तक्षेप की नीति चल रही थी उसे त्याग दिया, और अहस्तक्षेप की नीति को छोड़कर इसने साम्राज्यवादी नीति अपनाई है। साम्राज्यवादी नीति अपनाई है। इसका क्या मतलब है साहब? इसने ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश राज्यों का प्रॉपर तरीके से बढ़िया से विस्तार करने का कार्य किया है। और उसी के तहत ये क्या लेके आया था? सहायक संधि। सहायक संधि के तहत अंग्रेज जो अपने फायदे के लिए जो राज्य थे, देसी रियासतें थी, उनको ब्रिटिश प्रांत में मिलाते थे, और जब उनके हित खत्म हो जाते थे तो उन प्रांतों क्या कर देते थे? सहायक संधि तोड़ देते थे। यानी अपनी मर्जी से सहायक संधि करते थे और मर्जी से क्या कर देते थे? तोड़ देते थे। अच्छा, इसके बाद भैया, इसके बाद आता है मैसूर। मैसूर में आंग्ल मैसूर 3 चल हो गए थे। मैसूर को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए कहा गया। इस समय राजा कौन है? टीपू सुल्तान। और जब मैसूर को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए कहा गया तो इसने क्या कर दिया? मना कर दिया। और भैया होता है कौन सा नंबर का? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है? 1799 में। और 1799 में जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें कौन मारा गया? टीपू सुल्तान मारा गया। और टीपू सुल्तान के मरने के बाद ये जो मैसूर है वो, और मैसूर के साथ साथ दूसरा कौन है सर? तंजौर। ये मैसूर और तंजौर, इन दोनों को सहायक संधि के तहत 1799 में काय में मिला लिया गया? ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया गया, ठीक है ना। इतने में कोई समस्या? अच्छा, इसके बाद भैया, इसके बाद 3 बातें हैं, 3 पावर्स हैं हिंदुस्तान में। सुनना ध्यान से। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मुगलों की, तो भाई साहब मुगल जो राजा है किसके समय? वेलेजली के समय। इसका नाम है शाह आलम द्वितीय। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है हम लोगों ने, जरा बैकग्राउंड समझना। ये आया था 1759 में और ये गया है 1806 में। सुनना ध्यान से। ये 1759 में क्या बना है? मुगल बादशाह बना है। कौन? शाह आलम द्वितीय। लेकिन ये कहां नहीं पहुंचा? दिल्ली नहीं पहुंचा। कहां बन रहा है? बिहार के पटना में, ठीक है ना। इसका राज्याभिषेक हो लिया। इसके बाद भैया बक्सर के युद्ध में इसने पार्टिसिपेट किया। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। बक्सर के युद्ध में पार्टिसिपेट करने के बाद युद्ध हार गया। फिर इसने इलाहाबाद की संधि की, ठीक है ना। इलाहाबाद की जब संधि हो ली, उस इलाहाबाद की संधि के बाद इसे काय का किला दिया गया? इलाहाबाद। इलाहाबाद। और एक कड़ा की बात बताई थी, इस इलाहाबाद किला किसको मिल गया? शाह आलम द्वितीय को। 1772 में ये शाह आलम द्वितीय कहां पहुंचा? दिल्ली। दिल्ली गद्दी पे बैठा। किसने बैठाया? मराठों ने। जब ये दिल्ली की गद्दी पे बैठा तो ये जो किला था, इलाहाबाद वाला किला, ये किला 50 लाख रुपए में वारेन हेस्टिंग्स ने किसे बेच दिया? अवध के नवाब को। किसे बेच दिया? अवध के नवाब को बेच दिया, ठीक है ना। किला था किसका? अवध के नवाब का। इलाहाबाद की संधि में किसे दिया गया? शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय दिल्ली चला गया तो यही इलाहाबाद का किला 50 लाख रुपए में किसे बेच दिया गया? जिसका था उसी को बेच दिया गया, ठीक है बात है। इसके बाद भैया ये शाह आलम द्वितीय है, इसकी जो शक्तियां हैं ये क्या हो गई हैं? समाप्त। किसके समय? यानी ये कह सकते हैं कि वेलेजली के समय ये जो मुगल बादशाह थे, ये नाम मात्र के बादशाह बचे थे। इनकी वास्तविक शक्तियां क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। एक तो ये हो गए। दूसरे थे मराठा। कौन थे सर? मराठा। मराठों ने भैया उत्तर में और मध्य में अपना बढ़िया से साम्राज्य क्या किया था? विस्तार किया था। क्या किया था? विस्तार। यानी कि मुगलों का जब पतन हो रहा है, उस पतन में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? मराठों का है। इन मुगलों का जब पतन हुआ है तो उत्कर्ष किसका हुआ? मराठों का। किसका हुआ है? मराठों का। इसके बाद उत्कर्ष किसका हुआ? सिखों का। किसका हुआ है? सिखों का हुआ है। ये जो सिखों का जो उत्कर्ष हुआ है, इसमें सिख महाराजा कौन है? महाराजा रणजीत सिंह। और ये जो भाई साहब महाराजा रणजीत सिंह हैं, इन्होंने अपना बढ़िया से क्या किया है? राज्य विस्तार किया है।
राज्य कम किसका हो गया? मुगलों का। पावर्स कम किसकी हुई? मुगलों की। मुगलों के ऊपर किसने अंकुश लगा दिया? अंग्रेजों ने। अच्छा, मराठाओं ने उत्तर भारत और उत्तर मध्य भारत में अपना क्या किया है? राज्य विस्तार किया है। और उसके बाद भैया पंजाब वाले क्षेत्र में किसने अपना राज्य विस्तार बढ़िया से किया है? महाराजा रणजीत सिंह ने किया है। ठीक है ना। इस व्यक्ति ने, किसने? वेलेजली ने। इसने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज, ये कहाँ है साहब? कोलकाता। कहाँ है ये? कोलकाता में स्थापित करवाया। ये कॉलेज लिखा है, समझना ये क्या है। ये ट्रेनिंग सेंटर है अंग्रेजों का। जब कोई अंग्रेज अधिकारी या कर्मचारी कहां से आएगा? ब्रिटेन से अपॉइंट होकर भारत आएगा, तो पहले उसे कहां जाना पड़ेगा? और वहां पर इसे भारतीयों के बारे में, भारतीय भाषाओं के बारे में, ठीक है ना, और भारतीय भौगोलिक स्थिति और जो भी चीजें हैं उनके बारे में क्या किया जाएगा? पढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा? और उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट होता था कि तुम्हें इस क्षेत्र में जाना है। तो ये किसका ट्रेनिंग सेंटर है? जो अंग्रेज अधिकारी कहां से अपॉइंट होके आएंगे? ब्रिटेन से। उनके लिए कौन बनवाया था? वेलेजली। कौन बनवाया था? वेलेजली। ठीक है ना। तो ये सारा काम किसने किया है? वेलेजली। इसने साम्राज्यवादी नीति अपनाई, या हम ये कह सकते हैं इसने जो सहायक संधि अपनाई, इसका उद्देश्य क्या था? साम्राज्य विस्तार करना। और साम्राज्य विस्तार करने के साथ साथ इसने अपने हितों के लिए भारतीय राजाओं, नवाबों से क्या की? सहायक संधि की। और जब इसका हित समाप्त हो गया तब यही सहायक संधि इसने क्या कर दी? तोड़ दी। अपनी मर्जी से ही क्या कर दी? तोड़ दी। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं सहायक संधि। सुनना ध्यान से, सहायक संधि क्या थी। सबसे पहले तो इसने एक प्रस्ताव भेजा, प्रपोजल भेजा। क्या काहे का प्रपोजल है ये? सहायक संधि। अगर कोई, पहला पॉइंट समझना क्या कह रहा है, अगर कोई राजा, यानी कि देसी रियासत की बात हो रही है, ठीक है ना, रियासत, अगर कोई नवाब है, ठीक है ना, अगर वह सहायक संधि स्वीकार कर लेता है तो भाई साहब ये माना जाएगा उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या अधीन कर ली है? इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जो है उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है। एक बात। दूसरी बात भैया, दूसरी बात, ये जो सहायक संधि स्वीकार किया हुआ राजा है, अगर इसके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो भाई साहब अब इसका साथ देने कौन आएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात सुनना भैया, अगर दो राजा हैं, ठीक है ना, एक और दूसरा राजा, ये दोनों ही राजा ऐसे हैं जिन्होंने क्या स्वीकार कर रखी है, तो इन दोनों की लड़ाई झगड़े में मध्यस्थता कौन करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो मध्यस्थता की जाएगी इसमें ये जो कह देंगे वही इनको मानना पड़ेगा, वही इनको मानना पड़ेगा। ये क्या है? सहायक संधि। ये क्या है? सहायक संधि। अच्छा, इस सहायक संधि से सीधी सी बात है, लाभ किसको हुआ? अंग्रेजों को। किसको लाभ हुआ? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को क्या क्या लाभ हुआ? सुनना भैया, पहला लाभ, एक तो भाई साहब अंग्रेजों के राज्य विस्तार में तगड़ी सी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि बहुत सारे को क्या अपनाया गया? सहायक संधि अपनाई गई। सहायक संधि अपनाने में, सुनना भाई साहब, सहायक संधि अपनाने वाला 1798 में पहला कौन है? हैदराबाद। कौन है? हैदराबाद। 1799 अभी बताया है, 1799 में मैसूर, और दूसरा कौन है? तंजौर को क्या अपनाया गया? सहायक संधि अपनाएगी। 1801 में कौन है? अवध। अवध को सहायक संधि के तहत ब्रिटिश प्रांत में मिला दिया गया। फिर है भैया 1802 पेशवा। पेशवा, इनको क्या मिला दिया गया? मराठा साम्राज्य में। पेशवा और मराठा, इन दोनों को क्या स्वीकार करवाया गया? सहायक संधि स्वीकार करवाएगी। इसके बाद आता है 1803 में। 1803 में भोसले थे और दूसरे कौन है? जोधपुर वाले हैं। इन्हें भाई साहब सहायक संधि स्वीकार करवाएगी। और 1804 में कौन है? सिंधिया, ग्वालियर वाले हैं ये, इन्हें सहायक संधि स्वीकार करवाई या कर ली इन लोगों ने। सहायक संधि स्वीकार ना करने वाला कौन था? ये जो इंदौर है, इंदौर में कौन थे? होलकर। ये इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ठीक है ना। तो पहला तो अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ भैया? इनका जो राज्य है वो क्या हुआ? विस्तार हुआ। क्या हुआ? विस्तार हुआ। दूसरी बात भैया सुनना, जिस जिस राज्य ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, इन राज्यों में ब्रिटिश सेना रहेगी। इन राज्यों में कौन रहेगा? ब्रिटिश सेना रहेगी। और साथ में दरबार में कौन बैठेगा? ब्रिटिश रेजिडेंट बैठेगा। तो अब जो सेना और रेजिडेंट रहेगी उसका सैलरी और खर्चा कौन उठाएगा? संबंधित राजा उठाएगा जिसके दरबार में ये रहेंगे। तो अगर खर्चा इन सेना, ये सेना है किसकी? अंग्रेजों की। खर्चा कौन उठा रहा? भारतीय राजा। तो सीधी सी तीसरा लाभ क्या है? इनका जो राजस्व यानी खर्चा था
ये खर्चा कैसा हो गया भाई साहब, अब कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। अच्छा, खर्चे में क्या आ गई? कमी आ गई। अब इससे हानि क्या क्या हुई? हानि सुनना भैया। पहली हानि, अब यहां पर सैनिक अंग्रेजों के आ गए। पहले सैनिक कैसे थे? स्थायी थे। जब सैनिक स्थायी थे, भारतीय थे, तो भाई साहब भारतीय लोगों को रोजगार मिल रहा था देसी रियासतों में सैनिक के रूप में। अब वो रोजगार क्या हो गया? चला गया। वो रोजगार कैसा हो गया? चला गया। यानी कि हमारे देश में क्या बढ़ रही है? बेरोजगारी। क्या बढ़ रही है? बेरोजगारी। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो देसी रियासतें राजा महाराजा थे, उनके यहाँ क्या बिठा दिए गए? अंग्रेजी सैनिक बिठा दिए गए, तो बेरोजगारी फैली। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जो राजाओं और महाराजा थे, इनके जो विदेशी अधिकार थे, बात समझना, विदेशी अधिकार। विदेशी अधिकार का मतलब है आप किसी से भी संधि नहीं कर सकते, आप किसी से भी युद्ध नहीं कर सकते, आपके जितने भी राज्य के बाहर के काम हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आप नहीं कर सकते। ठीक है ना? ये एक हो गया। दूसरा भाई साहब, तीसरा पॉइंट करते हैं। ये जो राजा महाराजा थे, इनके जो आर्थिक रेवेन्यू जो था, इसमें क्या आने लग गई? कमी आने लग गई। क्यों? क्योंकि भाई साहब अधिक टैक्स कौन वसूलने लग गए? अंग्रेज। अच्छा, चौथा भाई साहब, इन अंग्रेजों ने अपनी मर्जी से सहायक संधि की और जिन राजाओं से इनका लाभ सिद्ध हो गया, उसके बाद उन राजाओं से क्या कर दिया गया? सहायक संधि तोड़ दी गई। और ये सहायक संधि जो थी, इस सहायक संधि को अपनाने वाला पहला कौन था? हैदराबाद था। पहला कौन था? हैदराबाद था। ठीक है ना? और इसी सहायक संधि के तर्ज पर एक और आएगा अभी, राज्य हड़प नीति। वो कौन लेके आएगा? डलहौजी। कौन लेके आएगा? डलहौजी। ठीक है ना? तो जो हमारा भारतीय प्रशासन है, राजा महाराजा देसी रियासतें हैं, उनमें ये दो काले अध्याय हैं। एक कौन है? सहायक संधि, और दूसरा कौन है? राज्य हड़प नीति। बंद कर दो इसे। हम लोगों ने पढ़ा था सहायक संधि, और सहायक संधि किसने करवाई थी? वेलेजली ने। ठीक है ना? अच्छा, वेलेजली जो था, ये कब से कब तक था? ये 1798 में आया था और 1805 तक रहा। ठीक है ना? अच्छा, 1805 में जब वेलेजली गया है, तो वापस से भाई साहब कौन आया है? कार्नवालिस। कौन आया है? कार्नवालिस। यानी कि वेलेजली के जाने के बाद कौन आया? कार्नवालिस आया। और ये कार्नवालिस का सेकंड टर्न्योर था। इसमें ये भैया आया तो था 1805 में, लेकिन 5 अक्टूबर 1805 को इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु कहाँ हुई है? गाजीपुर में हुई है। इसके बारे में कहा जाता है, इसका मकबरा कह लो, समाधि कह लो, कुछ भी, कहाँ बनी है? गाजीपुर में बनी है। अच्छा, इसके बाद 1805 में फिर आता है सर जॉर्ज बार्लो। अच्छा, जॉर्ज बार्लो जो था, ठीक है ना, सबसे पहले जॉन सोर के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, बोला किसी के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। यही हस्तक्षेप की जो नीति थी, ये हस्तक्षेप की नीति लेके कौन आया? जॉर्ज बार्लो। इसे शांति की नीति बोला गया। ठीक है ना? कौन आया? जॉर्ज बार्लो। लेकिन जो जॉन सोर था, इसने कह सकते हैं अवध के संबंध में तो हस्तक्षेप की नीति अपनाई, और मराठों ने जब निजामों पर आक्रमण किया तो इसने क्या अपनाया? हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसने दोहरी नीति अपनाई थी। इसने केवल क्या नीति अपनाई है? हस्तक्षेप की नीति अपनाई। और हस्तक्षेप की नीति के तहत इसने कुछ जीते गए राज्य थे, ठीक है ना, जिसमें कौन कौन था? जयपुर था, जयपुर के साथ साथ जोधपुर था, जोधपुर के साथ साथ मारवाड़ था, और मारवाड़ के साथ साथ था भैया मालवा। ये जो राज्य थे, ये किसने जीते हैं? मालवा। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीते थे। इन राज्यों को इन्हीं के जो भारतीय कह सकते हैं कि राजा थे, उन्हें क्या कर दिया गया? वापस कर दिया गया। ठीक है ना? अच्छा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़े थे कि किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। तो भाई साहब इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। और ये जो जॉर्ज बार्लो है, इसने भाई साहब 1805 में जो इंदौर के होलकर हैं, ठीक है ना, होलकरों के साथ क्या करी? संधि की। और ये संधि का नाम क्या है? राजपुर घाट की संधि। इस संधि का नाम क्या है? राजपुर घाट की संधि। यानी कि हम ये कह सकते हैं, ये वेलेजली के समय जो होलकर थे, ये अंग्रेजों के साथ नहीं थे, और जॉर्ज बार्लो ने इन होलकरों को भी अपने साथ लाने का प्रयास कर लिया। ठीक है ना? अच्छा, ये जो महापुरुष है, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये क्या है? बेल्लोर का सिपाही विद्रोह। अच्छा, ये बेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो है, ये किस प्रकार का विद्रोह है पहले समझना। तो इसमें सिपाही विद्रोह है,
कौन कौन से सिपाही गड़बड़ कर दिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये जो सिपाही विद्रोह है, ठीक है ना, ये विद्रोह कब हुआ था भैया? तो ये कब हुआ है? 10 मार्च 1806। अच्छा, हुआ क्या? सबसे पहला पॉइंट सुनना भैया, ये जो सिपाही थे, यानी कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उसकी ड्रेस में बदलाव किया गया। क्या बदली गई? ड्रेस बदली गई, जो सैनिक ड्रेस पहनते हैं, ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई, जो ड्रेस बदली गई उसमें यह कह दिया गया कि अब कोई भी भारतीय यानी ब्रिटिश इंडियन आर्मी का जो सैनिक है वो धार्मिक वस्त्र नहीं पहनेगा। कैसे वस्त्र नहीं पहनेगा? धार्मिक, यानी कि आप चाहे भगवा कलर का कपड़ा हो, चाहे हरे कलर का कपड़ा हो, कोई भी कपड़ा अपने ऊपर डाल नहीं सकते। इससे भाई साहब हिंदू भी नाराज हो गए, और कौन नाराज हो गया? मुस्लिम, ठीक है ना। तीसरी बात इन्होंने ये कह दी कि जो हिंदू लोग कान में कुंडल पहनते हैं, कुंडल क्या बोलते हैं? बाली, तो वो जो बाली पहनने वाली प्रथा थी उस पर भी क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। हिंदू और ज्यादा नाराज हो गए, ठीक है ना। मुस्लिम दाढ़ी रखते हैं, तो भाई साहब इसमें एक नया नियम था कि आपको दाढ़ी जो है वो ट्रिम करवानी पड़ेगी, आप दाढ़ी बड़ी नहीं रख सकते। तो मुस्लिम जो सैनिक थे, जो भारतीय मुस्लिम सैनिक थे, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी करते थे, ये इस बात से क्या हो गए? नाराज हो गए। ये जो बातें बदलाव की गई थी, इन बदलाव के चलते जो भारतीय सिपाही थे, हिंदू और मुस्लिम वाले, इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और तमिलनाडु में एक किला है, इस किले का नाम क्या था? बेल्लोर किला। और इस किले पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अच्छा, ये तमिलनाडु का बेल्लोर किला किस नदी के किनारे है? तो भाई साहब नदी कौन सी है? पलार नदी के किनारे है। अच्छा, इस पर किसने अधिकार कर लिया? सैनिकों ने। इस विद्रोह को, जो विद्रोह इन सैनिकों ने किया था, किस कारण से किया? ठीक है ना, ये जो बदलाव हुआ था इस कारण से किया। इस विद्रोह को दबाने में कौन सफल हुआ? जॉर्ज बार्लो, यानी कि ये विद्रोह सफलतापूर्वक क्या कर दिया गया था? दबा दिया गया था। लेकिन ये जो विद्रोह हुआ, इससे भाई साहब जो और सैनिक थे उनके अंदर भी ये मानसिकता ने जन्म ले लिया, या यह विचारधारा ने जन्म ले लिया कि हमको भी क्या करना चाहिए? विद्रोह करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ये विद्रोह याद रखना, बेल्लोर सिपाही विद्रोह है ये, ठीक है ना। अभी 1824 में विद्रोह आएगा, ठीक है ना, बैरकपुर सिपाही विद्रोह। फिर यही दोनों विद्रोह कह सकते हैं कि आधार बनेंगे किसका? 1857 क्रांति का। जब क्रांति पढ़ाएंगे तो वापस यही पढ़ाएंगे कि ये भी एक कारण है, ठीक है ना, कैसे करके सैनिकों को प्रताड़ित किया इन्होंने। तब सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था कब? 1857 में। उसका एक पहलू ये भी है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद भैया, ये जो भैया बेल्लोर सिपाही विद्रोह था, इसके बाद जो अंग्रेज अधिकारी थे वो किससे नाराज हो गए? जॉर्ज बार्लो से। और नाराजगी के चलते ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसे इस पद से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और हटाने के बाद भाई साहब जो मद्रास है, मद्रास बोले तमिलनाडु है, ये चेन्नई, मद्रास का क्या बना दिया गया? इसे गवर्नर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर बना दिया गया, ठीक है ना। तो इसके यानी जॉर्ज बार्लो की अगर हम लोग बात करें तो इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जो सबसे ज्यादा पेपर में आती है, वही क्या है? बेल्लोर सिपाही विद्रोह। बेल्लोर सिपाही विद्रोह, बेल्लोर किले पर भारतीय सैनिकों ने अधिकार कर लिया। तो ये बेल्लोर किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु राज्य में किस नदी के किनारे है? पलार नदी के किनारे है। बेल्लोर सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 10 मार्च 1806। कब हुआ था? 10 मार्च 1806। और क्यों हुआ? तो भाई साहब जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसकी ड्रेस में बदलाव किया गया। मुस्लिम सैनिकों से दाढ़ी ट्रिम करने के लिए कह दिया गया। भारतीय सैनिकों से जो बाली कान में पहनते थे उसके लिए मना कर दिया गया, ठीक है ना। जो धार्मिक वस्त्र धारण करते थे, गमछा डालते थे, उसके लिए भी क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया। इसी के कारण ये क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। और इसे किसने दबाया है? जॉर्ज बार्लो ने। जॉर्ज बार्लो के बाद भैया कौन आया? ये भैया मिंटो प्रथम है, ठीक है ना। मिंटो प्रथम कब से कब तक रहा भैया? 1807 से 1813 तक रहा। कौन है ये? मिंटो प्रथम, ठीक है ना। अच्छा, मिंटो प्रथम ने क्या किया है? इसने जो भारतीय कह सकते हैं कि राजा महाराजा थे, इनको 3-4 कैटेगरीज में बांटा है। किसने बांटा है? मिंटो प्रथम ने 3 कैटेगरी में बांटा है, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग। और अपने हिसाब से इसने कैटेगरी बांट दी, ठीक है ना। भारतीय चाहते नहीं थे, फिर भी इसने ऐसा काम कर दिया। इसके बाद भाई साहब इसने 1809 में अपना एक दूत कहां भेजा है? फारस, या हम कह सकते हैं कहां भेजा है? ईरान। ये वही फारस है जहां युद्ध चल रहा है, फारस की खाड़ी में, हारमुज स्ट्रेट पर, ठीक है ना। कौन है यहाँ पे बेटा? ईरान। अच्छा, किसे भेजा है भैया? इसने भेजा है
जॉन मैकलन, किसे भेजा है? जॉन मैकलन। इसने जॉन मैकलन को अपना दूत बनाकर 1809 में कहां भेजा है? ईरान यानी फारस भेजा है। इसके बाद भैया इसके समय का सबसे महत्वपूर्ण घटना जो सबसे ज्यादा पेपर में आती है, इसने 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ, ये चार्ल्स मेटकॉफ है, इसे अपना दूत बनाकर कहां भेजा है? पंजाब। और ये पंजाब का इस समय राजा कौन है? महाराजा रणजीत सिंह के पास भेजा है। किसे भेजा गया है? चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ ने रणजीत सिंह के साथ क्या करी है? एक संधि की। इसी को कहा जाता है अमृतसर की संधि। इसे क्या कहा जाता है? अमृतसर की संधि कहा जाता है। ये संधि भैया कब हुई थी? ये संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809 को। अच्छा, ये जो संधि थी, ठीक है ना, इस संधि में मेन बात क्या थी समझना। ये जो महाराजा रणजीत सिंह हैं, ये कल एक बात लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? कि इसके समय पर, किसके समय पर? इससे पहले कौन बनाया था? वैराजली। इसके समय पर जो पंजाब का राजा रणजीत सिंह है, इसने अपना क्षेत्र विस्तार बढ़िया से किया है। याद आया कुछ? अच्छा, मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम लोधी। इसके बारे में क्या थे? इसकी स्थिति क्या हो गई? पूर्णता समाप्त हो गई। सिखों ने अपना साम्राज्य बढ़ाया है, ठीक है ना, वैराजली के समय। तो इसके साम्राज्य को रोकने के लिए किसे भेजा गया? चार्ल्स मेटकॉफ को। किसने भेजा है? मिंटो प्रथम ने। और ये भाई साहब जो संधि की है, वही संधि क्या थी? अमृतसर की संधि थी। इसमें जो प्रमुख बात थी वो ये थी, इसमें यह कहा गया था कि अब जो रणजीत सिंह है, ये सतलज नदी के नीचे दक्षिण की ओर अपना राज्य विस्तार नहीं करेंगे। और कहां कर सकते हैं? उत्तर की ओर कर सकते हैं, सिंधु के पार जा सकते हैं, लेकिन कहां नहीं आएंगे? सतलज के पार नहीं आएंगे। सतलज के पार नहीं आने का मतलब क्या था? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये तो सतलज के नीचे है। अच्छा, सतलज के नीचे क्या है? सतलज का है पंजाब, पंजाब के नीचे क्या है? हरियाणा, हरियाणा के नीचे क्या है? राजस्थान। इधर चलोगे तो हरियाणा के नीचे दिल्ली मिलेगा, दिल्ली के बाद क्या मिल जाएगा? उत्तर प्रदेश। यानी इधर की ओर अब आप राज्य विस्तार नहीं करेंगे। किससे कह दिया गया? रणजीत सिंह से। अच्छा, ये समय उस समय पर बहुत पावरफुल व्यक्ति था। कौन? रणजीत सिंह। उसके बाद भी इस व्यक्ति ने किससे संधि कर ली? चार्ल्स मेटकॉफ से। इस संधि के वो भारतीय इतिहासकार हैं, वो बहुत अच्छा मानते नहीं है। इनका ये मानना था रणजीत सिंह को क्या करना चाहिए था? लड़ना चाहिए था। किससे? अंग्रेजों से। और ये इतना पावरफुल था उस समय पर कि अंग्रेजों से लड़ सकता था। फिर भी इसने क्या कर ली? संधि कर ली, ठीक है ना। दूसरा पहलू समझो, अंग्रेजों ने दिमाग क्या लगाया? अच्छा, उत्तर की ओर से जितने भी विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण किए, कहां से किए? उत्तर की ओर से, यानी अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए भारत पर आए। जो पाकिस्तान क्षेत्र है वो भारत का था, यानी अफगानिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश किए। यानी पहले उन्होंने कौन सी नदी पार की? सिंधु नदी, ठीक है ना, तब भारत पर आक्रमण किए। तो भाई साहब इसका ये कहना था कि विदेशी आक्रांता आते हैं, लूटपाट करके ले जाते हैं, जो वर्तमान पाकिस्तान वाला क्षेत्र उस तरफ से, ये वर्तमान जो पहले पंजाब क्षेत्र था, वहां से लूटपाट करके ले जाते हैं। तो अगर महाराजा रणजीत सिंह जो है ये सिंधु की तरफ जाके लड़ेंगे, तो भाई साहब किसके लिए फायदा होगा? अंग्रेजों के लिए। क्या फायदा होगा? जो विदेशी आक्रांता इधर आक्रमण करने आएंगे, वो किससे बढ़ेंगे आगे? रणजीत सिंह से। उनकी डायरेक्ट लड़ाई किससे नहीं होगी? अंग्रेजों से नहीं होगी। और इस संधि को ये क्या नाम दिया गया? अमृतसर की संधि। यह अमृतसर की जो संधि थी, ये चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई। कब हुई है? 1809 में। और ये करवाने वाला कौन है? मिंटो प्रथम। करवाने वाला कौन है? अच्छा, अभी पढ़ाएंगे। चार्ल्स मेटकॉफ अभी आगे जाके क्या बनेगा? गवर्नर जनरल बनेगा चार्ल्स मेटकॉफ। इसी को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद भैया, इसके बाद 1813 में आया चार्टर एक्ट। क्या आया? 1813 का चार्टर एक्ट जो आया था, वो किसके समय आया है? मिंटो प्रथम के समय आया है। ये वही चार्टर एक्ट है जिसमें ये कहा गया 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ये वही चार्टर एक्ट है जिसमें ये कहा गया कि अब भारत में कोई व्यक्ति रहने आएगा या कोई कंपनी व्यापार करने आएगी तो क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। ये कौन सा चार्टर एक्ट है? 1813, ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया? 1 लाख रुपए प्रति वर्ष किस पर खर्च किया जाएगा? शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। और ये शिक्षा वो शिक्षा नहीं, तुमको शिक्षित करेंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, इतनी अंग्रेजी पढ़ाएंगे कि भाई साहब तुम क्या कर पाओ? चपरासी बन पाओ। इसके बाद भैया ये वही चार्टर एक्ट है जिसमें यह कह दिया गया कि अब ईसाई मिशनरियां भारत में आकर क्या कर सकती हैं? धर्म प्रचार कर सकती हैं। तो ये चार्टर एक्ट किसके समय आया था? मिंटो प्रथम के समय आया था, ठीक है ना। ये कब से कब तक रहा भैया? तो 1807 में आया था और कब तक रहेगा? 1813 तक रहा। अब एक है मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय कर्जन के बाद आएगा। कर्जन वही इसने क्या करवाया था? बंगाल विभाजन। कर्जन के बाद वापस जो मिंटो आता है उसे क्या बोला गया? मिंटो द्वितीय, ठीक है ना। तो नेक्स्ट